हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आपने दो चैप्टर पढ़ लिए, कौन कौन से? एटॉमिक स्ट्रक्चर और पहला था अपना मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर दो चैप्टर आपने पढ़े रिवीजन में। तो आई होप कि वो आपने अच्छे से किए होंगे, उनको रिवाइज भी किया होगा, उनके क्वेश्चंस भी किए होंगे। जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज जब आप आयनिक पढ़ते हो तब भी होता है, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आता है केमिकल इक्विलिब्रियम का। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भी आता है, और बहुत सिंपल चैप्टर है। ऐसा कोई बड़ा खतरनाक सा चैप्टर नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन देखते हैं कि क्या क्या अपने को पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो जब भी जो आपके पास रिएक्शन होगी, वो जो रिएक्शन होगी ना, वो होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आप समझते होंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से डबल एरो से। ठीक है, आप फॉरवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिएक्शन ऐसी होती है जो दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। दोनों डायरेक्शन का मतलब ये हुआ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। लेट्स से कि आपने ये लिया कोई रिएक्टेंट और ये लिया आपने प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, इस रिएक्शन को आप बोलते हो फॉरवर्ड। तो ये जो आपने ऊपर का एरो लिखा, इसको आप बोलते हो फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो आपने ये वाली ली प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इसको अक्सर आप बोलते हो बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे दो रिएक्शन है आपके पास, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। इन्हीं की कहानी चलेगी इक्विलिब्रियम में। तो जो भी रिएक्शन होगी आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो रिएक्शन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल डबल एरो से शो करेंगे। रिवर्सिबल का मतलब आप समझ गए, जो फॉरवर्ड भी मूव करेगी और बैकवर्ड भी मूव करेगी। ठीक, दूसरा ये जो है, जो भी रिएक्शंस इस तरीके की होती हैं, वो जो जनरली होती हैं वो होती हैं क्लोज कंटेनर में, जनरली इन क्लोज कंटेनर। क्योंकि इस तरीके के इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करोगे, तो इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तो ये जो रिएक्शन होंगी वो जनरली किस में होगी? क्लोज कंटेनर के अंदर इस तरीके की रिएक्शन होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर क्लोज कंटेनर नहीं लोगे तो क्या होगा। लेट से आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया और CO2 गैस इसमें डिकम्पोज हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, और ये आपने ले लिया किसमें? ओपन कंटेनर में। ये आपने लिया किसमें? ओपन कंटेनर में। ठीक है, तो ओपन कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये वाला। तो अगर आपने ओपन कंटेनर में लिया, तो आप देखो यहाँ पे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, और जो CO2 है वो गैस है। ओपन कंटेनर में लिया, तो ओपन कंटेनर में लेने से क्या होगा, ये जो CO2 गैस है यहाँ से एस्केप कर जाएगी। अब CO2 एस्केप कर गई, तो ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड मूव नहीं करेगी। बैकवर्ड नहीं मूव करेगी तो ये ओनली किस में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यानी कि ओनली मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसी रिएक्शन को आप ले लो क्लोज कंटेनर में। ठीक, इसी रिएक्शन को आपने लिया क्लोज कंटेनर में, इसी रिएक्शन को आपने लिया क्लोज कंटेनर में। अब क्लोज कंटेनर में लेने से क्या होगा कि CO2 जो गैस थी वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी। CO2 एस्केप नहीं कर पाएगी तो कुछ ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, तो ये CaO सॉलिड, और यहाँ पे आपको मिलेगा CO2 गैस। अब CO2 एस्केप नहीं करेगी तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी मूव करेगी। अब ये बैकवर्ड भी मूव करेगी तो ये रिएक्शन जो क्लोज कंटेनर में आपने ली, तो फिर कैसी होगी? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी कब? जब आपने इसको लिया क्लोज कंटेनर के अंदर। अब होता क्या है कि अगर आपने रिएक्शन ली इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में क्या होगा? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। जो भी इस रिएक्शन का यील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से क्या होगा कि पूरा कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट। बट अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन ली, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रही है और बैकवर्ड भी मूव कर रही है। अब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो ऐसे क्या होगा कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी।
मतलब ना तो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होगा और ना ही प्रोडक्ट कंप्लीटली कंज्यूम होगा। तो ये जो एक स्टेट को अचीव कर लेते हैं उस स्टेट को आप बोलते हो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो वो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आप लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हो, उसी में ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है, मेंटेन होता है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या कंडीशन होगी, कैसे होगी, उसकी बात अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको बड़े ही ध्यान से समझना, ये काम आएगा जब अपन पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ते रहेंगे तब तक। अगर आपने कोई रिएक्शन ली, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इस तरीके से कोई भी रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कोई भी आपके पास, ठीक है, ये रिएक्शन है, आपने रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने क्या किया जी, रिएक्टेंट लिया R और ये कन्वर्ट हो रहा है P में, प्रोडक्ट में, और ये वाला, ठीक। तो आपके पास दो रिएक्शन हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब आपको पता है कि इसको हम लिखते हैं RF और R। यहाँ पे RF और RB क्या चीज़ है, RF RB ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से एक जनरल आपने ले लिया कि ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका रेट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो है R। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए R रिएक्टेंट होगा, तो इसके लिए आपने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R। अब जो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड के लिए जो रिएक्टेंट है वो कौन है, P। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ P के, ठीक है। अब इसको अपन ग्राफिकली देखें तो आप देखो कि धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट कंज्यूम होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होगा। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर विद टाइम डिक्रीज होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि विद टाइम कंसंट्रेशन जो R है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ R डिक्रीज होगा तो RF भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको अगर अपन ग्राफिकली शो करें यहाँ पे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज क्यों होगा, इसकी कहानी भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप लिख रहे हो R और ये आप लोग लिख रहे हो टाइम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम डिक्रीज होगा। तो लेट्स से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में RF क्या था, मैक्सिमम था, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था। विद टाइम ये RF क्या होगा, डिक्रीज। ये RF क्या चीज़ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम यहाँ पे इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है RF। अब आप बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होगा। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होगा तो इनिशियली जीरो था तो ये विद टाइम इंक्रीज हुआ, इस तरीके से। अब आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होगा, ये RB था बैकवर्ड, ठीक है। अब आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वैल्यू इक्वल आ गई, किसकी, RF और RB। इस टाइम पे RF और RB इक्वल आ गए। अब ये जो RF और RB इक्वल आए और ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो RF और RB जो इक्वल आते हैं इसी को ही आप बोलते हो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, RF इजिकल्स टू RB। तो ये अगर आपको पता है तो आपका इक्विलिब्रियम का स्टेट आप मतलब समझ गए अच्छे तरीके से कि क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, RF इजिकल्स टू RB। RF इजिकल्स टू RB का मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही मतलब हुआ इक्विलिब्रियम स्टेट का। इक्विलिब्रियम का मतलब अपन यही समझते हैं कि इक्वल हो गया। अब इक्वल क्या हुआ, बैलेंस क्या हुआ, वो हुआ रेट। ध्यान से सुनना, रेट मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों इक्वल हो गए तो इसी को आप बोलते हो
इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या कंडीशन है, आर एफ इजिकल्स टू आर बी। नेक्स्ट है अपने पास कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला तो आप लोगों ने पढ़ा यहीं पे ही कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आर एफ इजिकल्स टू आर बी। मतलब क्या हुआ कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है आपके पास, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, कंसंट्रेशन बोलो या फिर प्रेशर बोलो, अगर कोई गैस है तो, ठीक है, कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम पे जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन सबका कंसंट्रेशन या फिर जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे आप उसको 10 दिन रखो वो चेंज नहीं होगा। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम आने के बाद वो जो भी कंसंट्रेशन या प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया तो मैंने आपको बोला कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सबके कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सबके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए तो आपको लगेगा कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रुक गई हैं। अब ये दोनों रुक गई हैं ऐसा आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं होगा, दोनों रिएक्शन चल रही हैं। दो चल रही हैं तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फिर चेंज क्यों नहीं हो रहा। वो चेंज इसलिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो रिएक्शन फॉरवर्ड रेट से चल रही है, जिस रेट से चल रही है उतनी ही रेट से क्या चल रही है, बैकवर्ड। तो मतलब दोनों रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का नेट जो आउटपुट है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। नेट रेट क्या है, जीरो है, बट वो फॉरवर्ड भी मूव कर रही है, बैकवर्ड भी मूव कर रही है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम रेट से मूव कर रही है, इसलिए आपको लगेगा कि नेट रेट कैसा है, जीरो है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम can be achieved from both directions, forward as well as backward, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। कि आप रिएक्टेंट लेके शुरू हो जाओ तो भी आपको थोड़े टाइम बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम मिलेगा, और आप प्रोडक्ट लेके शुरू हो जाओ तो भी थोड़े टाइम बाद आपको प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो मतलब दोनों डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on equilibrium state, but in the presence of catalyst equilibrium can be achieved in less time, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो भी इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन था रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, या फिर अपन आगे कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो उस पर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कम टाइम में अचीव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन जैसे होनी थी वैसे ही होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसी कंपोजिशन में होगी। बस ये है फर्क इतना सा कि अगर कैटलिस्ट आपने ऐड किया तो कैटलिस्ट ऐड करने से जो इक्विलिब्रियम पहले ज़्यादा टाइम में आ रहा था अब वो लेस टाइम में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों रिएक्शन को फास्ट कर देगा, फॉरवर्ड को भी और बैकवर्ड को भी, बट वो दोनों मिलेंगी वहीं पे ही। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फास्ट होंगे तो दोनों सेम
उससे मतलब इफेक्ट आएगा, सेम डिग्री से आप बोल सकते हो इफेक्ट आएगा, तो दोनों का सेम डिग्री से इफेक्ट आने से क्या होगा, दोनों वहीं पे ही मैच करेंगी। इस पॉइंट को अपन और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे भी आप समझ गए क्या होना है कि दोनों सेम एक्सटेंट से इफेक्ट होंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट थे इक्विलिब्रियम के, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये टर्म आता है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास को आप मोलैरिटी, यानी कि आप कैपिटल एम से भी लिखते हो, इसको आप कंसंट्रेशन से भी लिखते हो, ठीक है, सी से भी लिखते हो, कंसंट्रेशन सी से भी लिखते हो, इसको आप मोल पर लीटर से भी लिखते हो, इसको आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हो। तो ये जो सब टर्म्स हैं, ठीक है ना, इसको आप N/V मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो टर्म है इनको अपन एक्टिव मास बोलते हैं। अब एक्टिव मास कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे आप सब लोग जानते हो, मोल में भी पढ़ा है कि कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि अगर आपको मोलैरिटी लिखनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है जो आपके पास, वो है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में लिखना है, लीटर में। लेट से आपको दे दिया कि इफ 20 ग्राम ऑफ, ठीक है, NaOH is present in 500 ml solution, find the एक्टिव मास ऑफ NaOH, ठीक है। एक्टिव मास का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से भी लिखा रहता है, या फिर आप इसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हो। तो ये क्या हो गया, 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना 40, ये तो आगे मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500, और कितना ml है तो इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 1, और इसको आप लिख सकते हो 1 मोल पर लीटर, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक्टिव मास कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो ये एक्टिव मास अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, अपने काम में आने वाला है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, इसको बड़े ही ध्यान से देखो कि आपने कोई भी रिएक्शन लिख दी इस तरीके से कि M1A, ठीक है, प्लस M2B, ये आपने रिएक्शन लिखी, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आपको प्रोडक्ट मिला N1C प्लस N2D, ये आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस हैं, एक तो है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरी बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड का जो रेट है वो आपने लिखा RF, और जो बैकवर्ड का रेट है वो आपने लिखा RB। तो दो रिएक्शन आपने लिख दी, RF और RB। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, A एंड B, तो A का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास बोल दो, B का एक्टिव मास, और इनकी जो पावर है वो क्या है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट M1 M2, इस तरीके से। तो इसको अगर आपने लिखा तो RF की वैल्यू आप लिख सकते हो, ये वैल्यू आएगी KF, एक कांस्टेंट आ गया, ये A2 पावर M1 B2 पावर M2, A2 पावर M1 B2 पावर M2। सिमिलर अगर आपने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 पावर N1 D2 पावर N2, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा RB, और इसके कांस्टेंट को आपने लिख दिया KB C2 पावर N1 D2 पावर N2। तो ये आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख दिए, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन लिखे आपने, तो अब आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल आपने दोनों को कर दिया, इक्वल आपने किया तो ये लिख दिया KF A2 पावर M1 B2 पावर M2, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपने लिख दिया KB C2 पावर N1, और ये आएगा D2 पावर N2, ठीक है। अब KF और KB दोनों कांस्टेंट थे, KF और KB दोनों कांस्टेंट थे, तो आपने ये लिख दिया KF अपॉन KB
इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी C टू पावर C, D टू पावर D, D टू पावर N1, C टू पावर N1, ठीक है, अपॉन ये आपने लिख दिया N1 N2 लिख दिए पावर, ठीक है, अपॉन A टू पावर M1 B टू पावर M2, ये आपने लिख दिया, ठीक। तो ये KF और KB दोनों कांस्टेंट थे, तो इन दोनों कांस्टेंट का जो है ये भी आपने लिख दिया, रेशियो जो आएगा वो भी आएगा एक कांस्टेंट, तो उसको आपने लिख दिया K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो आ गई C टू पावर N1 D टू पावर N2 अपॉन रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है A एंड B, तो A टू पावर क्या हो गया, A टू पावर M1 और B टू पावर M2, ये आपने लिख दिया। अब K इक्विलिब्रियम है, इस K इक्विलिब्रियम को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा आपने, वो लिखा आपने किसके टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो इसलिए इसको आप Kc भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप, तो Kf अपॉन Kb, ठीक है, इसको आपने लिखा K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम आपने लिख दिया Kc, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Kc लिखा तो इसका मतलब ये हुआ इन टर्म्स ऑफ किसमें, कंसंट्रेशन में, तो ये आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में जो आ गया वो आ गया Kc, और K इक्विलिब्रियम इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि Kc आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा, तो Kc के बाद आप एक टर्म और आती है Kp, गैसियस रिएक्शन के लिए आप Kp भी लिखते हो, तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। इसी रिएक्शन के लिए अगर आपको Kp लिखना है ना, तो K इक्विलिब्रियम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Kp, और Kp का जो एक्सप्रेशन आएगा बस चेंज इतना है, उसमें क्या आएगा, प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन, तो इसको अगर आपने लिखा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, Kp का जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा कि जो रिएक्टेंट में आपने कंसंट्रेशन लिखा था बस उसकी जगह, कंसंट्रेशन की जगह आपको पुट करना है प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू पावर N1, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू पावर M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू पावर M2, तो ये आपने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब इन दोनों में रिलेशन भी आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि Kp इज इक्वल टू Kc RT टू पावर डेल्टा Ng, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT टू पावर डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng क्या चीज है, ध्यान रखना इसको, डेल्टा Ng ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस, ठीक है, माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इस तरीके से, तो ये डेल्टा Ng की वैल्यू है। तो डेल्टा Ng आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब भी आपकी ये टर्म यूज में आने वाली है, डेल्टा Ng। बस ध्यान रखना आपको डेल्टा Ng के केस में क्या करना है, जो गैसियस रिएक्टेंट है और जो गैसियस प्रोडक्ट है उन्हीं पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है। जो सॉलिड या लिक्विड आ जाए तो वो डेल्टा Ng में ना तो रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व होगा और ना ही प्रोडक्ट साइड इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से है डेल्टा Ng। अब इनके खूब सारे एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपको Kp लिखना है, किस तरीके से आपको Kc लिखना है, और क्या इनमें यूज आएगा, क्या इन दोनों में आपस में रिलेशन होगा, ये है, ठीक। अब देखो ये आपके पास दो एग्जाम्पल हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, Kp लिखना है, Kc लिखना है, और Kp और Kc में आपको रिलेशन लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना सा है, Kp लिखना है, Kc लिखना है, और Kp और Kc में रिलेशन लिखना है इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए। तो अब आप इनको बड़े ही ध्यान से देखना, अगर आपको ये एग्जाम्पल आ गए तो सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से होते हैं, आपको ये लिखने हैं। अगर इसके लिए आप Kc लिखोगे, ठीक है, तो Kc लिखोगे तो अपने को पता है कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना है, तो कंसंट्रेशन ऊपर किसका आता है न्यूमरेटर में, वो आता है रिएक्टेंट का, तो ये आपने लिखा HCl। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो Kc जो आपने HCl लिखा तो HCl का पावर कितना लिख दोगे आप, HCl का पावर जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो क्या चला जाता है पावर में, तो HCl टू पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 टू पावर कितना कोएफिशिएंट 1, तो ये 1
और Cl2 पावर कितना 1, ये लिख दिया। अब सिमिलर आपको लिखना है Kp, तो Kp लिखोगे तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो HCl गैस था उसका पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर कितना 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पावर कितना 1, ये आपने लिख दिया Kp और ये आपने लिखा Kc। अब Kp और Kc में अगर रिलेशन भी लिखोगे तो ये आपने लिखा था Kp इज टू Kc RT2 पावर डेल्टा Ng, ये आपने लिखा। अब डेल्टा Ng यहाँ पे कितना होगा, देखो प्रोडक्ट में गैस कितना 2 माइनस रिएक्टेंट कितना 1 प्लस 1, तो डेल्टा Ng का वैल्यू 0, तो Kp इज टू Kc और ये आपने लिखा RT2 पावर 0, तो ये वैल्यू होगी 1, तो इसका मतलब ये होगा Kp और Kc इक्वल होंगे। तो अगर आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे इस क्वेश्चन में Kp और Kc की, तो Kp और Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। Kp और Kc दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसके लिए अगर आपको Kc लिखना है तो Kc लिखोगे तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3, ये लिख दिया। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और उनकी पावर क्या लिखनी है, जो भी उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। Kp लिखना है, Kp लिखना है तो क्या लिखोगे, Kp लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Na3 पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3, ये आ जाएगा। और रिलेशन लिखना होगा तो Kp इज टू Kc RT2 पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, प्रोडक्ट कितना 2 माइनस 1 प्लस 3, तो ये वैल्यू आएगी -2, तो आप लिखोगे Kp इज टू Kc RT2 पावर -2, या आप लिख सकते हो Kc इज टू Kp RT2 पावर 2, और आप वैल्यू भी लिख सकते हो Kp, R का वैल्यू 0.0821, T जो भी आपको गिवन होगा वो, और उसका पावर कितना 2, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं Kp इज टू Kc RT2 पावर डेल्टा Ng। और ये जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने एक रिएक्शन लिखी CaCO3 solid, it gives CaO solid plus CO2 गैस, ठीक है। तो जब आप इसका Kc लिखते हो तो Kc लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 टू पावर 1। अब आप ध्यान रखना कि जब भी आपने Kc लिखा ना, तो Kc लिखा तो आपने ये सॉलिड नहीं लिखा। तो जब भी आप कोई भी सॉलिड आ जाए किसी भी रिएक्शन में, तो किसी भी रिएक्शन में सॉलिड आ गया तो उसको आपको रिएक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करना, बस उसका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास आपको लिखना है वो कितना 1 लिख देना है। अगर इसका Kp लिखोगे तो Kp कितना लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टू पावर 1, और डेल्टा Ng लिखोगे तो कितना, प्रोडक्ट साइड गैस कितना 1, ये नहीं इंक्लूड करोगे, ये सॉलिड है, माइनस कितना 0, तो डेल्टा Ng कितना होगा 1, तो आप लिख सकते हो डेल्टा Ng की वैल्यू 1, तो डेल्टा Ng 1, तो आप लिख सकते हो Kp इज टू Kc RT2 पावर 1। इस तरीके से ये आप एक एग्जांपल और देखो ऐसा ही, NH4HS ये सॉलिड लिखा आपने, और इससे आपको मिला NH3 गैस प्लस CO2 गैस। इसके लिए अगर आप Kc लिखोगे तो Kc का एक्सप्रेशन जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ Na3 टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पावर 1, और ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसमें आपको पुट करना है कितना 1, और Kp लिखोगे तो कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 गैस टू पावर कितना 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस टू पावर 1, और अपॉन ये तो सॉलिड था तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। और डेल्टा Ng लिखोगे तो डेल्टा Ng कितना, देखो प्रोडक्ट साइड कितना 1 प्लस 1 माइनस रिएक्टेंट कितना 0, तो डेल्टा Ng की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2, यानी कि आप लिख सकते हो Kp इज टू Kc RT2 पावर 2। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए आपको Kp कैसे लिखना है, और इनमें अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए तो वो आपको पुट करनी है, और वहां से आपको क्या करना है, आंसर लेकर आना है, इस तरीके से। ओके।
चलो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो इनकी कोई थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है इन क्वेश्चंस की, ये आपको बेसिक थोड़ा आइडिया है ऑलरेडी कि अगर आपने दो रिएक्शन को ऐड किया है ना, तो दो रिएक्शन को ऐड करने पे उनका के क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो के है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये इतना आइडिया है आपको हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपको एक रिएक्शन है ए टू बी, इसके लिए के की वैल्यू गिवन है कितनी 2, बी टू सी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू गिवन है 4, सी टू डी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 6। अब आपको फाइंड करना है ए टू डी रिएक्शन के लिए। तो जब भी आपको गिवन रिएक्शन के लिए फाइंड करना है, तो गिवन रिएक्शन के लिए जब भी आपको फाइंड करना हो, तो पहले तो आप ये सोचो कि ये जो गिवन रिएक्शन है ए टू डी, ये जो ऊपर की रिएक्शन है, इनसे आप कैसे कर सकते हो। तो अगर मेरे ख्याल से ये रिएक्शन 1 है, दिस इज रिएक्शन 2, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने रिएक्शन लिख दिया अपन ने, रिएक्शन 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन गिवन है आपको 1 2 3, तो इन रिएक्शन से आप कैसे ला सकते हो, ये दिस रिएक्शन 2 एंड दिस इज रिएक्शन 3, तो आप इन रिएक्शन को ऐड कर दो 1 + 2 + 3। इन तीनों रिएक्शन को अगर आपने ऐड किया तो देखो ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे रिएक्टेंट ऐड हुआ A, सेकंड का B, थर्ड का C। अब इधर प्रोडक्ट ऐड करो B, ये वाला C और ये वाला D। तो अब देखो आप B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल होगा, तो जो नेट रिएक्शन होगी आपके पास वो होगी A टू D। अब नेट रिएक्शन A टू D है और इसी रिएक्शन का आपको फाइंड करना है, तो इसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम फाइंड करना था। तो आपने इन तीनों रिएक्शन को ऐड किया, तीनों रिएक्शन को ऐड किया तो के होता है मल्टीप्लाई, यानी कि K1 × K2 × K3। तो रिएक्शन को ऐड करने पर के होगा मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो A टू D के लिए के की वैल्यू जो होगी वो 2 × 4 × 6, ये कितनी हो गई 48। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि अगर आप रिएक्शन को ऐड करते हो तो रिएक्शन को ऐड करने पे के होता है मल्टीप्लाई। ये आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो फिर से सुनो एक बार कि रिएक्शन को ऐड करते हैं तो के होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो के होता है रेसिप्रोकल, और अगर आपने रिएक्शन को डिवाइड किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो के होगा डिवाइड। इसी तरीके से आप देखो सेकंड रिएक्शन, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, तो पहले तो क्या करो आप, इस रिएक्शन का दे रखा है तो आप देखो इस रिएक्शन को दे रखा है और आपको इस रिएक्शन का फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन को रेसिप्रोकल करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स किया तो आपके पास रिएक्शन होगी हाफ ऑफ H2 हाफ ऑफ I2 गिव्स HI, ठीक है, ये हुआ। तो ये हुआ, तो इस रिएक्शन के लिए जो के लिखोगे तो इसके लिए के होगा रेसिप्रोकल 1/8। अब इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो रिएक्शन आएगी आपके पास H2 + I2 गिव्स 2HI, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो के आएगा वो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2, तो ये के जो आएगा इस रिएक्शन के लिए वो होगा 1/64। तो इस तरीके से आपको करने हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसका ऐसा ही एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, आप देखना किस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। काफी अगर रिएक्शन इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को भी आप इस तरीके से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर एग्जांपल, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको 3 रिएक्शन गिवन है, ये तीनों रिएक्शन गिवन है आपको, ये तीनों रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन का के जो है वो आपको क्या होगा इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3, ये आपको फाइंड करना है। तो इन तीनों रिएक्शन का अगर आपको के फाइंड कर, तीनों रिएक्शन के टर्म्स में नए वाली फोर्थ रिएक्शन का के फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3, तो देखना आप क्या अप्रोच रहेगी आपकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस रिएक्शन में जो भी ऐसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनको पहचानो जो ओनली एक सिंगल रिएक्शन में होंगे। सिंगल रिएक्शन में कौन से होंगे, जैसे आपने देखा अमोनिया, तो अमोनिया ओनली एंड ओनली एक ही रिएक्शन में है, ठीक है, फर्स्ट वाली में, तो आपने देखा बिल्कुल सही। अब इसमें जो अमोनिया है वो कितना है 2, और जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें भी अमोनिया कितना है 2। तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट वाली रिएक्शन को कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। फिर इसमें अगर आप अमोनिया देखोगे फर्स्ट रिएक्शन में, दैट इज इन रिएक्टेंट साइड, और जो आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। आपको मतलब ये है प्रोडक्ट साइड और आपको चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करना होगा तो आपने रिवर्स करते हो तो रिएक्शन को आपको पता होगा कि आप क्या लिखते हो अपॉन में रेसिप्रोकल, तो वो हो गया 1/K1।
अब उसके बाद देखो कौन सा रिएक्टेंट है, NO। तो NO जो है वो सेकंड रिएक्शन में है ओनली। आपने पहले लिया था अमोनिया, अब लिया NO, तो इधर भी कितना NO, एज इट इज 2, और ये भी कितना है 2। तो इसका मतलब इसके साथ कोई चेंज नहीं करना, नाइदर रेसिप्रोकल, तो ये K2। अब आपको H2 देखो, H2 इस वाली रिएक्शन में है और इधर इस रिएक्शन में है, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड और रिक्वायर्ड रिएक्शन में भी प्रोडक्ट साइड है। बट आपको कितना H2O गिवन है 1, और इधर कितना H2O चाहिए 3, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस रिएक्शन को, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर कितना होता है 3, तो K3 टू पावर कितना 3। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली रिएक्शन को कर सकते हो। दोबारा समझना इस टेक्निक को, आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस तरीके से। वो क्या है आपके पास, देखिए इधर पहले आपको उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे देखो, आप ऑब्जर्व करो जो ओनली एक ही रिएक्शन में हो। तो आपने देखा सर अमोनिया, तो अमोनिया ओनली फर्स्ट रिएक्शन में है। अब अमोनिया फर्स्ट रिएक्शन में कितना है 2, और जो आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें भी कितना है 2, तो मतलब कोई मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा सर जो हमें गिवन रिएक्शन है उसमें तो प्रोडक्ट साइड है और जो चाहिए वो रिएक्टेंट साइड, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन को क्या करना होगा, रिवर्स। तो रिवर्स करते हो तो K क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो ये हो गया K1। दूसरा आपने रिएक्टेंट लिया NO, जो रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है दोनों रिएक्शन में, बट कितना है 2 2, तो मतलब ना तो मल्टीप्लाई करना, ना डिवाइड करना, और ना ही रेसिप्रोकल वगैरह करना, तो एज इट इज आपने लिखा कितना 2, तो ये भी आपने लिख दिया K2। अब आपने देखा H2O, तो H2O इधर देखो प्रोडक्ट साइड है और जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है प्रोडक्ट साइड, बट इसमें कितना 1 और इधर प्रोडक्ट साइड कितना 3, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा रिएक्शन को 3 से। तो रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो K2 पावर कितना जाता है 3, तो ये आपने लिख दिया K3 टू पावर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कितना भी रिएक्शन आ जाए, आपको 4 रिएक्शन आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, आप बिल्कुल आराम से इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपका टाइम भी काफी सेव हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो। ठीक है ना, आप ज्यादा पजल भी नहीं होगे, तो इजीली आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप इनऑर्गेनिक में भी यूज लोगे, ऑर्गेनिक में भी यूज लोगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और भी काफी जगह इसका यूज आता रहेगा। तो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम आपके पास, लेट से आपने कोई इक्विलिब्रियम लिखा इस तरीके से कि A प्लस बी और C प्लस डी, ठीक है, ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम था इस तरीके से। अब इस इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि सब कुछ कांस्टेंट था, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का, D का, सबका कंसंट्रेशन जो था, प्रेशर जो था, ये सब कुछ कांस्टेंट था। अब ये जो कांस्टेंट था पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अब आपने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इस इक्विलिब्रियम को क्या किया, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। डिस्टर्ब करने का क्या मेथड हो सकता है कि आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल ऐड कर दिए, अमाउंट उसका कम कर दिया, कुछ इस तरीके के चेंजेज आपने कर दिए। तो ये सब इतने चेंजेज करने से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि इसका नेचर तो होगा इस रिवर्सिबल रिएक्शन का कि दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव किया जाए। अब वो दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होगा वो उसी के बारे में अपने को बताता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको बता देगा ये कि ये दोबारा से रीइस्टेब्लिश जो है इक्विलिब्रियम वो कैसे होगा। रीइस्टेब्लिश होने का मतलब है, कैसे होने का मतलब कि या तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी या फिर बैकवर्ड मूव करेगी, किस तरीके से वो रिएक्शन मूव करेगी कि उस रिएक्शन में दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। तो उसके बारे में बताता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या बोलता है कि एक कोई सिस्टम है, इफ ए सिस्टम इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्ट टू एनी चेंज, कि मतलब उसमें कुछ चेंज किया जाए, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन वेयर इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेज कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेज कैन बी मिनिमाइज्ड। क्या बोलता है कि अगर कोई सिस्टम था उसको इक्विलिब्रियम आपने इस्टेब्लिश किया था, वो इक्विलिब्रियम आपने कर दिया डिस्टर्ब, चाहे वो किसी भी मेथड से आपने इक्विलिब्रियम उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने से इक्विलिब्रियम अपने आप को
इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि जो आपने चेंज किया वो चेंज जो है वो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा या फिर नलीफाई किया जा सके, इस तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहेगा। सिंपल सी चीज है यार। देखो आप कि अगर आप इसको बताओ कि मैंने बोला आपको कि इस तरीके से कोई भी आपने फिजिकल, आप इसको मैकेनिकली अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने बोला कि ये सिस्टम था, इसमें एक बॉल पड़ी थी यहाँ पे, ये बॉल यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मैंने कहा आपको इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया, आपने इसको डिस्टर्ब करके इस पोजीशन ए से क्या ले गए, बी पोजीशन तक ले गए। अब बी पोजीशन तक ले गए तो ये जो स्टेट थी ए वाली, ये तो इक्विलिब्रियम में थी और बी वाली इक्विलिब्रियम में नहीं थी, जो कि स्टेबल कंडीशन, इसकी पोजीशन नहीं है। तो ये बॉल जो है वो वापस से क्या आना चाहेगी, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, तभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अगर इसी को आप इस डायरेक्शन में मूव करते तो फिर वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ता, उसको इस डायरेक्शन में मूव करना होता। तो सिमिलर ऐसा केमिकल रिएक्शंस में भी होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो फिर से इस्टेब्लिश हो जाए, रीस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से रिएक्शन मूव करेगी, कैसे होगा, ये सब अपने को बताना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप बारी बारी से देखते हो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है, और डिस्टर्ब किया तो उसको क्या क्या आप फिर उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्या क्या इफेक्ट उसके आएंगे। ठीक, अब आप देखो कि आपने कोई भी इक्विलिब्रियम ले लिया, मैंने ये इक्विलिब्रियम आपको बोला कि आपने इक्विलिब्रियम लिया a प्लस बी और इससे आपको मिला c प्लस डी, ये इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब इसमें बारी बारी से चेंज करके देखेंगे। तो पहला जो आपने इफेक्ट किया वो है एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको आप अच्छे से देखना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप पूरा ली चैटल प्रिंसिपल इजीली समझ पाओगे। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या ए या बी कोई भी आपने ऐड किया, ठीक है, तो ए को आपने क्या किया, ऐड किया लेट्स से, तो ए इंक्रीज हुआ। अब ए इंक्रीज हुआ तो आप बताओ कि जो एडिशन है ए का वो इंक्रीज कर रहा है ए का अमाउंट को, तो उसको आप नलीफाई कैसे कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए या फिर बैकवर्ड जाए। ठीक है, जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलेंगे, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। इसको आप राइट शिफ्ट भी बोल देते हो और इसको आप लेफ्ट शिफ्ट भी बोल देते हो कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल दो, लेफ्ट राइट बोल दो, एरो से शो कर दो। तो अब आप देखो आपने ए को इंक्रीज किया, तो ए को इंक्रीज किया, अगर ये लेफ्ट शिफ्ट होता है मतलब बैकवर्ड आता है, तो बैकवर्ड आने से तो ए का अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे तो जो इफेक्ट आपने किया वो नलीफाई नहीं हुआ, उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट आ गया। बट इसी रिएक्शन को अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट कर दें तो ए का अमाउंट फिर से क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा राइट शिफ्ट होने से। तो आप बोल सकते हो कि इसका इफेक्ट जो था वो क्या हुआ, नलीफाई हुआ। फॉरवर्ड जाने से क्या हुआ, नलीफाई हुआ। तो अब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, किधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट किया तो किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने रिएक्टेंट ऐड किया, अब रिएक्टेंट ऐड किया, अगर मैं यहां पे आपको लिख दूं कि रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, आपने क्या किया, प्रोडक्ट को रिमूव किया। तो प्रोडक्ट को रिमूव करने से क्या होगा, अगेन वही होगा कि सी का अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो सी का अमाउंट डिक्रीज हुआ, जो भी सी या डी होगा है ना, सी और डी का अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब इनका अमाउंट डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होने से क्या होगा, आपको नलीफाई करना है, नलीफाई करना है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तभी उसके इफेक्ट को क्या किया जा सकता है, नलीफाई किया जा सकता है। कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट हो या फिर रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट हो, दोनों एक ही चीज है। उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। कौन से केस में, जब एडिशन ऑफ रिएक्टेंट हो या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसी का ही दूसरा पार्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यही रिएक्शन लिखी आपने, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ये लिखा आपने, तो होगा क्या, अगर आपने रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट किया तो a का अमाउंट डिक्रीज किया और b का आपने क्या किया, डिक्रीज किया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एडिशन ऑफ प्रोडक्ट,
एडिशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब सी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और डी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इस केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि जो आपने चेंज किया उसके इफेक्ट को क्या किया जा सके, नलीफाई किया जा सके। तो इस केस में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस केस में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। तो ये तो सोचने की बात है, आप इजीली सोच सकते हो भाई कि ए डिक्रीज किया तो ए को डिक्रीज हुआ तो उसको वापस से क्या करना है, उसको नलीफाई करना है, उसको वापस से कंपनसेट करना है, तो किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। और अगर आपने प्रोडक्ट क्या किया, इंक्रीज किया, तो प्रोडक्ट इंक्रीज किया तो उस केस में भी क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसको देखिए बड़े ध्यान से, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ये जो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे ध्यान से देखना। बस आपको एक मैं की पॉइंट लिखवा रहा हूं, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो आप फिर ली-चैटले प्रिंसिपल का कुछ भी चेंज कर दें, उस पूरे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। वो की पॉइंट जो है अपना वो ये है, ठीक है, नोट लगाकर लिख लीजिए आप इस की पॉइंट को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, on increasing volume equilibrium will shift in that direction where stoichiometry coefficient of gaseous reactant is more। बड़े ध्यान से देखो इसको, ये क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या हो, ज्यादा हो, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसको एग्जांपल से देखो, अब मैंने इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी नहीं लिखा, बस आपको इतना की पॉइंट ध्यान रखना है, ये पूरा अगर आपको याद है तो आप इजीली ली-चैटले प्रिंसिपल कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला N2 + 3H2 अब ये एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज मोर। अब आपने लिखा ये तीन एग्जांपल लिखे। अब फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें देखो रिएक्टेंट साइड कितनी गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, प्रोडक्ट साइड कितना 2। अब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट जिधर गैस के मोल्स ज्यादा हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा हो। तो ज्यादा किधर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, तो किधर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं बोलूं वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट साइड कितना 2, प्रोडक्ट साइड कितना 1 + 1 2, तो रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, तो क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है, अब आपने इसमें वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो किधर जाएगा, जिधर रिएक्टेंट गैसेस के मोल्स ज्यादा हो, तो वो किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसका रिवर्स देख लो, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो किधर मूव करेगा, जिधर मोल्स कम हो, किधर, फॉरवर्ड। वॉल्यूम डिक्रीज किया तो नो इफेक्ट। ठीक है, और अगर आपने वॉल्यूम इसमें डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज किया तो किधर जाएगा, जिधर गैस के मोल्स कम हो, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है, बैकवर्ड भी मूव कर सकता है और कोई इफेक्ट भी नहीं आ सकता। बट ये आपको कब देखना है, ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देख के पता चल जाएगा। तो इसमें एक नोट और लगाकर लिखिए आप, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम concentration of all reactant and product will decrease। ठीक है ना, इसमें क्या है कि अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन जो है वो सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो कंसंट्रेशन सभी का क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना सा की पॉइंट अपना, तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट इफेक्ट आप देखते हैं,
प्रेशर का। देखिए नेक्स्ट जो है इफेक्ट वो किसका है, प्रेशर का। तो इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना, ठीक है। इसमें सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर है वो तो क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपको क्या है कि प्रेशर कैसे चेंज करोगे, तो अगर आपको बोला जाए प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज किया इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट आप ऑलरेडी जानते हो, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो किधर शिफ्ट होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से। और प्रेशर अगर आपने क्या किया डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज किया इट मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से ये देखना। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किसका इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट अपन पहले ही देख चुके हैं। इसका एक एग्जांपल और लिखते हैं कि अगर आपने लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3, तो अगर आपको बोला जाए प्रेशर इंक्रीज किया तो बताओ क्या शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो प्रेशर इंक्रीज किया इट मींस आपने क्या किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो किधर जाएगा, जिधर गैस के मोल्स कम हो। तो कम किधर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब ये किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए जो हाई प्रेशर है वो फेवरेबल कंडीशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आप इजीली देखकर इस तरीके से बता सकते हो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर मतलब जिधर वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम करने पर किधर मूव करेगा, जिधर क्या हो, नंबर ऑफ गैस के मोल्स कम होंगे। नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए आपको रिएक्शन समझनी पड़ेगी कि हीट के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है और दूसरी वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो अगर आपने रिएक्शन लिखी कुछ इस तरीके से, लेट से आपने लिखा A + B, इससे आपको मिला C + D और साथ में आपको मिला Q हीट, ठीक है ना। तो ये हीट इसमें प्रोडक्ट साइड है, तो इसका मतलब ये हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। या फिर इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि A + B - Q यहाँ पे हीट लिखा आपको और ये लिख दिया कितना, C + D, ठीक है। या फिर इसको लिखने का थर्ड मेथड जो है, ये A मेथड, दिस इज B मेथड, और थर्ड मेथड ये भी हो सकता है कि A + B gives C + D और इससे आपको लिख दिया डेल्टा H कैसा, नेगेटिव। जो तीनों है, ये तीनों कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक है मतलब इनमें हीट रिलीज हो रही है। ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक में हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, इसमें हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही थी, तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो होगी लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फॉरवर्ड, क्योंकि फेवरेबल की बात कर रहे हैं तो मतलब फॉरवर्ड, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो ये किधर मूव करेगी, बैकवर्ड, इस तरीके से, ठीक। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो आती है एंडोथर्मिक। जैसे आपने लिखा A + B + Q हीट, ठीक है, और इससे आपको क्या मिला, C + D। ये लिखने का तरीका हो सकता है। या आप लिख सकते हो A + B, इससे आपको मिला C + D और इधर आपने -Q हीट लिखा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, A + B gives C + D और इधर आपने ब्रैकेट में लिख दिया डेल्टा H > 0। तो इस तरीके की जो भी रिएक्शन लिखने का तरीका है ये, तो ये रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्ब होगी तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो क्या होगी, हाई टेम्परेचर। कैसे, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये मूव होगी फॉरवर्ड, और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, एंडोथर्मिक के लिए
एंडोथर्मी के लिए हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मी के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, तो इसके लिए आपको बताना है कि अगर आपने N2 इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट होगा, NH3 ऐड किया तो क्या इफेक्ट होगा, H2 रिमूव किया तो क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, और अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट होगा, ये आपको देखकर बताना है। N2 ऐड किया तो N2 क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्शन मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट रिमूव किया तो किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, H2 रिमूव किया तो रिएक्टेंट रिमूव किया तो किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपको नहीं पता कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बट आपको पता होना चाहिए कि जनरली जितनी भी आपके पास ये रिएक्शंस हैं फॉर्मेशन वाली, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। जनरली फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल, तो एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। तो लो टेम्परेचर फेवरेबल मतलब हाई टेम्परेचर पे ये मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और टेम्परेचर लो लोगे तो टेम्परेचर लो लेने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। प्रेशर हाई किया, प्रेशर हाई किया इट मींस वॉल्यूम आपने क्या किया, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो लेस नंबर ऑफ मोल्स, और लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम कम किया या प्रेशर हाई किया तो मूव करेगी किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए आप फेवरेबल कंडीशंस बता सकते हो, फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो इसके लिए लिखोगे आप हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये जब आप अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ोगे, बॉर्न हैबर प्रोसेस, तो उसमें भी आपके पास ये आएगा, हैबर प्रोसेस आएगा, सॉरी। तो हैबर प्रोसेस में पढ़ोगे अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन, तो वो क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये आप पढ़ोगे तभी अच्छे से वो भी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।